जय हिंद साथियों। रॉ रूबी क्लासेस के नए पहल में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश राजकुमार आपको सिविक्स में एनसीईआरटी बुक सिविक्स का क्लास 10th का बुक जो जो भी एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड है उसको मैं पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। तो आइए हम इसका आगे की ओर देखें। बुक ये रहा, आपको ये सब बुक लेना है। लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 क्लास 10th का है और इसमें जो चैप्टर्स हैं कुल कुल चैप्टर्स की संख्या जो है आ रही थोड़ा है। और मैं इन 8 चैप्टर को आपको अंडरलाइन कर और इसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, जिससे कि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनका भी सोल्यूशन हो सके। तो सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों की सत्ता में भागीदारी। इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी। चैप्टर में सत्ता में किस तरह की साझेदारियां होती है, कौन सी पार्टी कैसी होती है, वहाँ के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में क्या डिफरेंसेज होते हैं, में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में दो देश का एग्जाम्पल लिया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका के। इन दोनों देशों में सबसे पहली बात क्या खास बात थी, इन दोनों देशों की जो समस्याएं थी वो समान थी, एक ही समस्याएं थी, लेकिन उनका हल करने का तरीका दोनों का अलग अलग था। तो बेल्जियम में किस तरह से सत्ता में साझेदारी को ठीक तरीके से समझाया गया और श्रीलंका में किस तरह से समझाया गया है, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेल्जियम। यूरोप का बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी ये छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? तो बेल्जियम यूरोप का देश है। तो यूरोप में एक देश है बेल्जियम पड़ता है। बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से निकलती है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया कि बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। जो हमारा एक राज्य हरियाणा, हरियाणा राज्य की जितनी आबादी है उससे भी आधी आधी आबादी है, उससे भी करीब आधी आबादी बेल्जियम की है। इस छोटे से देश के समाज को जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। बेल्जियम की सबसे अधिक आबादी यानी कि लगभग 59, आधे से भी ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो फ्लेमिश में रहते हैं और डच बोलते हैं। और वहाँ के जो आधे से अधिक आबादी यानी कि वहाँ बहुसंख्यक जो है वो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश में रहते हैं और वो डच भाषा बोलते हैं। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष उसका 40% लोग कहाँ रहते हैं? बेलोनिया बेलोनिया में रहते हैं और क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लेमिश इलाके में जो रहते हैं वो बहुसंख्यक हो गए और डच भाषी बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हो गए और फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हो गए। शेष 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। 1% लोग क्या है? जर्मनी बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, करीब 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में जो लोग रहते हैं लगभग वहाँ के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। वहाँ पे फ्रेंच और डच भाषी लोगों का बोलबाला है, कह सकते हैं इस तरह से। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950-1960 के दशक में फ्रेंच डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो इसी तरह से थी कि वहाँ पे फ्रेंच और डच भाषी बोलने वाले लोग थे। फ्रेंच वाले बोलने वाले लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे डच भाषियों की तुलना में, जिससे कि 1950 और 60 के दशक में बेल्जियम में कब बेल्जियम में 1950 और 60 के दशक में एक महत्वपूर्ण दशक था जब फ्रेंच और डच भाषी लोग जो थे आपस में कुछ मनमुटाव हुआ। जो ये समृद्ध हैं और ताकतवर हैं और फिर जो डच भाषी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि मैं कमजोर हूँ। इस तरह से कुछ हुआ कि उनको ज्यादा ताकतवर दिखाया जा रहा था, इनको कम ताकतवर दिखाया जा रहा था। कुछ टकराव हुआ, वही भाषा यहाँ पे लिखा गया है। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। पहले तो हम लोग देख लिए कि फ्रेंच बेल्जियम में क्या क्या दिक्कतें हुई। तो बेल्जियम में सबसे पहले दिक्कतें थी कि वहाँ पे दो, एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। बहुसंख्यक बोलने वाले लोग क्या जी थे? बहुसंख्यक बोलने वाले लोग फ्रेंच भाषी थे और अल्पसंख्यक बोलने वाले लोग डच भाषी थे। इन दोनों के बीच में जो तनाव हुआ, जो फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोग वो अधिक ताकतवर थे और जो डच भाषा बोलते थे वो थोड़े समृद्ध नहीं थे, वो कमजोर थे।
तो उनके बीच में तनाव हुआ। तो ये समस्याएं हुई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में बेल्जियम में। श्रीलंका में भी देखिएगा ऐसे ही कुछ स्थिति बनी है। आइए देखते हैं। आइए इस स्थिति का एक और देश है कल, श्रीलंका। एक द्वीपीय देश है श्रीलंका, हमारा भारत का पड़ोसी भी है, आप लोग जानते ही होंगे। जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। इसकी आबादी कितनी है? करीब 2 करोड़, यानी हरियाणा के बराबर है। यानी कि बेल्जियम की राजधानी से लगभग बेल्जियम की राजधानी से लगभग 2 गुना बोल सकते हैं। यहाँ पे बेल्जियम की राजधानी श्रीलंका की राजधानी से कम है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के यहाँ भी बहुत सारा विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। श्रीलंका में भी सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिहलियों का है। यहाँ पे बहुसंख्यक कौन है? सिहली है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 74% है। और तमिल का नंबर आता है, और फिर इसके बाद तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18%। यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यक बोलने वाले लोग कौन से हैं? तो बहुसंख्यक बोलने वाले लोग सिहली हैं और अल्पसंख्यक बोलने वाले लोग तमिलो हैं। तमिलों में भी 2 समूह हैं। अभी जो अल्पसंख्यक है उसमें भी 2 समूह का बांट बांट दिया गया है, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। ये भारत का पड़ोसी है श्रीलंका, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि भारत के लोग भी श्रीलंका में जाकर रहे होंगे, तो वो भी तमिल बोलते होंगे। क्योंकि तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, तो तमिल ज्यादा चांसेस है कि तमिलनाडु से वहाँ पे लोग जाएं और वो तमिल भाषी होंगे। तो तमिल में भी 2 भाग से बटा हुआ है, एक श्रीलंकाई तमिल जो वहाँ के मूल निवासी है और एबोरिजिनस है, और एक हिंदुस्तानी तमिल जो वहाँ पे जाके माइग्रेट करके रह गए हैं। औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिहली भाषी लोग बौद्ध हैं। कौन सा धर्म अपनाते हैं? बौद्ध धर्म अपनाते हैं। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। यहाँ से गए हैं तो उनमें से कुछ हिंदू भाषी हैं और कुछ मुसलमान भाषी लोग हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का लगभग 7, और सिहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। वहाँ पे एक और जाति निकल के आई, एक और धर्म निकल के आया, ईसाई बोलने वाले लोग। सबसे तो वहाँ पे 2 को हैं ही, एक सिहली है और एक तमिल है। तमिलों में भी 2 तरह से बांट दिया गया है, एक वहाँ के जो मूल निवासी है वो तमिल, और एक जो भारत से वहाँ पे जाके माइग्रेट करके रहे हैं वो जाके हो गए हैं हिंदुस्तानी तमिल। एक ईसाई धर्म भी है, जो ईसाई धर्म वहाँ पे है वो सिहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों में अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। एक सेकंड यहाँ पे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। हाँ, श्रीलंका भारत के 1 साल के बाद इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ। सिली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूपों से निर्वाचित सरकार ने सिहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम रखने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कदम उठाए। जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव में जीतना होगा तो वहाँ पे जो देश के मूल निवासी, वहाँ पे जो बहुसंख्यक होगा, उनकी हितों का ख्याल वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के मूल राजनीतिक पार्टी को करना पड़ेगा। तो वही वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो थी वो वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां थी उस सिहली समुदाय को शक्तियों को बढ़ा रहे थे। जिससे कि क्या हुआ, 1956 में एक कानून बनाया गया। कानून के तहत बनाया गया जिससे के तहत तमिल को दरकिनार करके सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित। 1956 में कानून बना। वहाँ के राजनीतिक पार्टियां क्या किया कि सिहली जो भाषी बोलने वाले लोग थे, असहली भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए 1956 में कानून लाया और श्रीलंका की राजभाषा सिहली को घोषित कर दिया। जिससे कि तमिलों को तो आ ही गया होगा गुस्सा, ही जाहिर सी बात है। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिहलियों को प्राथमिकता देने लगी, उनको आरक्षण दिया जाने लगा। वो बहुसंख्यक हैं और उनको आरक्षण दिया जाने लगा, तो अधिक ऊंचे पदों पर श्रीलंका में अधिक ऊंचे पदों पर सिहली ही रहेंगे, जिससे कि तमिल और धीरे धीरे दबते चले जाएंगे। जिससे कि हमको वहाँ पे जो तमिल लोग हैं वो विकास के नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं। नए संविधान में यह प्रावधान ही किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगा। ठीक है, आप वहाँ के जो निवासी हैं उनको, वहाँ पे जो धर्म है उनको बढ़ावा दीजिए, लेकिन जो अल्पसंख्यक है उनके भी आपको हितों का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका के जो मूल राजनीतिक पार्टियां थी वो ऐसा नहीं कर रही थी। वो केवल बहुसंख्यक पे ध्यान दे रही थी, अल्पसंख्यक को वो नीचे दबा रही थी।
एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों से श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया गया। तो लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी शैलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सीली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। इस लाइन में वही दिखाया गया जो मैंने आपको आगे बताया। बहुसंख्यक समुदाय को अगर आप प्रोत्साहन कीजिएगा तो जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक समुदाय को गुस्सा आएगा और वो विद्रोह करेंगे। तो यही इस लाइन में बताया गया है। सरकारी नौकरियों में भी सीलियों को आरक्षण दिया जा रहा था और बौद्ध उनके धर्म को भी, जैसे वो बौद्ध धर्म मानते थे तो उनको बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा था, जिससे कि उनका तो विकास हो रहा था लेकिन तमिलों का कोई विकास वहाँ पे हो नहीं रहा था, जिससे कि उनकी तमिलों के बीच में नाराजगी बढ़ती गई और अंततः वो विद्रोह का रूप आगे जाके ले लेता है। श्रीलंका के मैप आप देख सकते हैं। सिहली सबसे ज्यादा लोग सिहली बोलने वाले हैं। जो सिहली सिहली बोलने वाले हैं वो देखिए लगभग 80%, लगभग 80% लोग जो है यहाँ पे सिहली बोलने वाले लोग हैं। श्रीलंकाई तमिल को देख सकते हैं, ये सब सिहली बोलने वाले से लोग से कम है। फिर भारतवंशी तमिल, मुसलमान, मुसलमान तो और कम है यहाँ पे देख सकते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने अपने राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा दक्षिण तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। श्रीलंकाई तमिलों ने भी कहा कि ठीक है भाई, अब मेरे हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है सीलियो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो हम भी अपनी राजनीतिक पार्टियां खुद से बनाएंगे। तमिलों ने भी अपनी राजनीतिक पार्टियां खुद बनाई और तमिलों को राजभाषा घोषित करने की मांग उठाई और बोला कि हम तमिलों को क्षेत्रीय स्वायत्ता दो। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लेकर नकारा गया। तो उनकी मांग थी कि तमिलों को राजभाषा घोषित किया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग थी, वो नकार दिया गया। उनको नहीं मिला, वहाँ के मूल नकार राजनीतिक पार्टी के द्वारा उनको नहीं दिया गया। तो 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार, वहाँ के सरकार को, श्रीलंका में सरकार को क्या बोलते, इलम बनाने की मांग को लेकर उनके राजनीतिक संगठन बने रहे। तो 1980 तक ऐसा ही चलता रहा, मांग करते रहे, वो नकारते रहे, 1980 तक ऐसा ही चलता। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप लिया। इस तरह से 1980 के दशक तो लास्ट हो गया। इससे अब ज्यादा बर्दाश्त तमिलों लोग नहीं कर पाए और यहाँ पे टकराव गृह युद्ध का परिणाम हो गया। गृह युद्ध तो होता है जो फिजिकली रूप से नहीं होता है, केवल आमने सामने बैठ के तीखे बातों से उन लोगों पे प्रहार किया जाता है। या देखा आपने, संसद में देखा होगा। शीत युद्ध क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मैं एक गलती हो गया। शीत युद्ध होता है क्या चीज, इसमें अब एक ही देश शामिल नहीं होता है, इसमें दो या दो से अधिक देश शामिल होते हैं और फिजिकली रूप से नहीं बल्कि एक दूसरे पे बातों से प्रहार करके, बातों से एक दूसरे की तीखी आलोचनाओं करके उन्हें प्रहार करते हैं। गृह युद्ध क्या होता है कि इसमें कोई दूसरा देश शामिल नहीं होता है, एक ही देश के अंदर वहाँ के जो अनेक समुदाय होते हैं वही लोग हैं जो आपस में मिलकर विद्रोह का रूप खड़ा करते हैं, जिसे गृह युद्ध कहते हैं। तो वैसे ही स्थिति श्रीलंका में बनी हुई थी। उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। अपने पढ़ा है कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानी आई। जाहिर सी बात है, कोई भी देश हो, कहीं भी हो, गृह युद्ध होगा तो वहाँ पे हानियां होना निश्चित है। तो ऐसा ही बात श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में जो थी आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भारत से अच्छा था, लेकिन वहाँ पे जो गृह युद्ध हुआ जिसके कारण उन्हें आर्थिक हानियां, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो हानियां उठानी पड़ी। बेल्जियम की समझदारी यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों। चैनल को बड़ा बढ़ाइए और प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।